तो बच्चों आर्यभट्टः, ये जो पाठ है इसका ये पहला परिच्छेद हमने पिछले पाठ में सीख लिया था। अब हम इसके इस दूसरे जो परिच्छेद है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से एक संख्या से ये परिच्छेद शुरू होता है और इसको कैसे पढ़ना है। हालांकि इसको पढ़ने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर बताया गया है कि इसको कैसे पढ़ना है। 4 7 8 476 को संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है षट सप्तत्यधिक चतुष्शततमे वर्षे। अब ये लंबा चौड़ा जो शब्द है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब 476 ऐसा कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखो सबसे पहले ये जो यहाँ पर संख्या लिखी है उसको समझने की कोशिश करो कि इनका कहना क्या है। तो उसके अंदर लिखा है षट सप्तति अधिक चतुष्शततमे वर्षे। अब इस शब्द को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये संख्या भी, ये भी समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, और इस संख्या के साथ साथ बाकी संख्याओं को कैसे पढ़ना है ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं उल्टी दिशा से। जैसे कि यहाँ पर वर्षे लिखा है, वर्षे। बच्चों वर्ष का मतलब क्या है बताओ। ईयर, साल, एक साल। और वर्षे नहीं, वर्षम यानी साल। लेकिन वर्षे इसका क्या मतलब हुआ? ईयर्स। नहीं, वर्ष में, इन द ईयर। ईयर में, उस ईयर में। ठीक है, हाँ ईयर में। अब कौन सा वर्ष है? देखो बच्चों ये उल्टा पढ़ा जाता है, चतुष्शत। चतुः का मतलब है 4 और शत यानी 100। तो चतुष्शत यानी 400। समझ गया? चतुष्शत, हाँ चतुष्शत 400 और अधिक, अधिक यानी प्लस कितने? तो षट सप्तति ही। अब षट सप्तति का मतलब क्या है समझने की कोशिश कर दो। देखो बच्चों सप्तति, सप्तति का मतलब होता है 70, 70। और षट सप्तति 6 और 70 76। अब अगर हमने इसको समझने की कोशिश की तो बिल्कुल आसान सी चीज है बच्चों, आप लोगों को बिला भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। देखो षट सप्तति यानी 76 और अधिक, अधिक यानी प्लस, ये है ना यहाँ पर अधिक, अधिक यानी प्लस। और चतुष्शत, चतुष्शत का मतलब क्या हुआ? 400। चतुः यानी 4, ये जो चतु है ना इसका मतलब हुआ 4, और शत यानी ये 2 टिम्बे 100। तो कुल मिलाकर कितनी हुए? बच्चों क्या आप लोगों को समझ गया इसको कैसे पढ़ना है? 470। तो ये कैसे ये नाम बना, इसको आप लोगों को कैसे पढ़ना है? देखो यहाँ पर क्या किया गया कि सबसे पहले जो है ये षट सप्तति को देखा गया। किसको देखा गया? षट सप्तति। षट सप्तति, षट सप्तति का मतलब होता है 76, हाँ 76। षट सप्तति, षट सप्तति अधिक प्लस कितने साल हुए? 400, 400। तो षट सप्तति अधिक चतुष्शत ये हुआ 476। लेकिन अभी एक और सवाल बाकी बचा हुआ है बच्चों। दूसरा सवाल यह है कि यहाँ पर जो तमे लिखा है, ये तमे का मतलब क्या है? मैं आप लोगों को बताता हूं। तमे का मतलब होता है वा। वा। अब आप बोलोगे कि दादा ये वा क्या चीज है? तो वा को अंग्रेजी में बोलते हैं TH। अब समझा? यस दादा। 476 यानी षट सप्तति अधिक चतुष्शततम, यह हो गया 476वां। और वर्ष यानी साल। लेकिन कौन सा साल?
इस शब्द को देखिए अब, ख्रिस्ताब्दे। ख्रिस्ताब्दे यानी ईसा मसीह, ईसवी सन, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब साल एक माना जाता है, और तब से लेकर आज 2021 साल हुए हैं। तो ईसवी के यानी ईसवी यानी जब जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब से लेकर 476 साल गए थे। तो 476वां जो साल है उस साल में क्या हुआ, आर्यभट्ट जन्म लब्धवान। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, ये यहाँ पर लिया है कि ईसवी के 476वें साल में। इज दैट क्लियर बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? हेलो? Yes. हाँ, करेक्ट। तो चलो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ इसी चीज को। 4 7 6 कैसे पढ़ना है इसको? षट सप्तति अधिक चतुष्शततमे ख्रीस्ताब्दे। षट सप्तत्यधिक चतुष्शततमे वर्षे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। अब देखो बच्चों, इस पूरे वाक्य को अगर आप लोगों को समझना है तो विशेष तरीके से समझना पड़ेगा। आखिरी जो शब्द है, अब मेरी हमेशा की तरकीब है कि मैं आखिरी शब्दों के साथ साथ समझाता हूं। तो देखिए, उल्लिखितम। उल्लिखितम इसका मतलब क्या है? देखो, लिखितम लिखा है, उल्लिखितम मेंशन्ड, उन्होंने उल्लेख किया है। उल्लेख करना, निर्देश करना, दिखाना, मेंशन करना। अब कहाँ उल्लिखित है? तो ग्रंथे उल्लिखितम, या फिर हम यूं ये भी कह सकते हैं आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। अब आर्यभटीयम ये क्या है? एक नाम है एक ग्रंथ का। तो आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभटीयम इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। और ये शब्द देखो, तेनैव विरचिते। तेनैव, देखो मुश्किल बात नहीं है, तेनैव का मतलब होता है तेन एव। यहाँ पर वृद्धि संधि है बच्चों, तेन एव उसी ने ही या फिर उन्हीं ने ही। और विरचित, अगला शब्द विरचित है, विरचित यानी कंपोज्ड। तो उन्हीं ने जो लिखा है उस आर्यभटीय इस ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है षट सप्तत्यधिक चतुष्शततमे ख्रीस्ताब्दे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति। ये लब्धवान इति जो आखिरी वाला शब्द है ना, वो लब्धवान जमा इति ऐसा संयोग है। तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? ये आर्यभट्ट ने ही अपने खुद का ग्रंथ जिसका नाम है आर्यभटियम, इस ग्रंथ में लिखा हुआ था। अब बच्चों आप लोगों को एक डाउट आना चाहिए, क्या आर्यभट्ट को अंग्रेजी कालगणना के बारे में जानकारी थी? तब तो अंग्रेज भारत में नहीं थे। क्या हुआ होगा? उन्होंने इंग्लिश की बाहर जा आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी करी। नहीं 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 नहीं, उन्होंने अपनी ही काल गणना के अनुसार अपना जन्म स्थान लिया, अपना काला काल बताया। अब उसको हमारे इन अंग्रेज विद्वानों ने टैली किया इंग्लिश काल गणना के हिसाब से। इंग्लिश काल गणना के हिसाब से अभी जो इंग्लिश का ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है उसके हिसाब से हमें गणित करके कुछ कम ज्यादा करके हमें आंकड़ा बता दिया है। आर्यभट्ट ने ऐसा नहीं कहा कि ईसवी के 476वें साल में मेरा जन्म हुआ। उन्होंने बस संकेत दिया, अंदाजा दिया अपनी जो काला गणना है उसके अनुसार। ठीक है, तो खैर ये पहला वाक्य समझ गया बच्चों सभी को? यस सर। हाँ, तो चलिए आगे चलो।
ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथोयम, पहला शब्द कौन सा है इसके अंदर? ग्रंथोयम। ग्रंथोयम का मतलब है यह ग्रंथ। अब ग्रंथोयम, इनको अगर हम अलग अलग करें, इनका संधि विच्छेद करें, तो ग्रंथ जमा अयम, ऐसे दोनों शब्द है वे। ग्रंथ अयम का ग्रंथोयम बनता है। अब ग्रंथ यानी ग्रंथ, किताब, पुस्तक, और अयम इस शब्द का अर्थ होता है यह। तो यह ग्रंथ तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। देखो, तेन, तेन यानी उन्होंने, उन्होंने यानी किसने? आर्यभट्ट जी ने त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। त्रयोविंशतितमे वयसि, त्रयोविंशति का मतलब कौन सी संख्या होता है बच्चों, बताओ? त्रयोविंशति कौन सी संख्या? 23। हाँ, 23। 23, अगर हम हिंदी में बात करें तो 23। और त्रयोविंशति के बाद में जो तमे शब्द लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ? 20। हाँ, 20, 23वें, 23वें। और वयसी, वय यानी आयु, उम्र, और विरचितः यानी रचा, कंपोज किया, या फिर यूं कह सकते हैं कि लिखा। तो यह ग्रंथ उन्होंने 23वें साल में ही लिखा, यानी जब वे अपनी उम्र के 23वें साल में थे, तभी उन्होंने ये इतना बड़ा ग्रंथ लिया, आर्यभट्टीयम नाम का। देखो, 23वें साल में तो हम लोग अपना खुद का बसेरा भी ठीक से नहीं चला सकते, खुद की रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चला सकते, और आर्यभट्ट जी ने 23वें, यानी बिल्कुल यंग एज, बिल्कुल युवा अवस्था में ही इतना बहुत बड़ा ग्रंथ लिख डाला। ये पंक्ति समझ गए बच्चों आप सभी को? यस। चलो अगली पंक्ति। अब यहाँ पर लिखा है, ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्र निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अब यहाँ पर इस चीज को जानने की समझी कोशिश करो। ऐतिहासिक स्रोतोभिः, इस शब्द पर विचार करिए। ऐतिहासिक, बच्चों क्या मतलब है ऐतिहासिक? इतिहास यानी हिस्ट्री। ज़्यादा एंशियंट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। बस इसके अंदर ये जो इतना शब्द है ऐतिहासिक, यहाँ तक ही मतलब बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? हिस्ट्री, एंशियंट। नहीं 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 बच्चों, इतिहास यानी हिस्ट्री, हमारे अतीत, और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल। समझा? यस। देखो, विज्ञान साइंस, वैज्ञानिक साइंटिफिक, उसी प्रकार से इतिहास हिस्ट्री, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। अब यहां लिखा है हिस्टोरिकल स्रोतों भी। बच्चों, स्रोत ये एक शब्द है, स्रोत। स्रोत का मतलब होता है सोर्सेस। स्रोत यानी सोर्से, सोर्स। और स्रोतों भी बाय द सोर्सेस। अब यहाँ पर ये जो भी लिखा है ना, ये भी है तृतीया बहुवचन। तृतीया का मतलब होता है बाय, बाय द हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब समझा ऐतिहासिक स्रोतों भी शब्द का मतलब समझा सभी को? यस दादा। हाँ, तो ऐतिहासिक स्रोतों भी बाय द हिस्टोरिकल सोर्सेस, व्हाट हैपेंस, क्या होता है? तो वो वाला हमारा अगला शब्द है न्यायते। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते। अब न्यायते का मतलब क्या हुआ बच्चों? बताओ, अथवा जानने की कोशिश करो। ज्ञायते, अब न्यायते का मतलब होता है इट इज नोन। अंग्रेजी में बोलूं तो इट इज नोन, या फिर हिंदी में पता चलता है,
वैसे जाना जाता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम पता चलता है कि, पता चलता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक स्रोतों भी ही ज्ञायते, इन दोनों शब्दों का मतलब मिलकर होता है कि इट इज नोन बाय द हिस्टोरिकल सोर्सेस, यानी ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है कि पाटलिपुत्रम निकषा। अब पाटलिपुत्र क्या है? आज का पटना एक गांव का नाम है। पाटलिपुत्रम निकषा, निकषा यानी समीप। बच्चों निकषा शब्द का मतलब ध्यान से सुनिए, निकषा यानी समीप, नियर, आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। आर्यभटस्य वेधशाला, वेधशाला बच्चों, वेधशाला इस शब्द का मतलब क्या है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? भाई ये आर्यभट्ट क्या डॉक्टर थे क्या? कोई वैद्य थे क्या? स्कूल, मीन्स स्कूल? मेडिकल स्कूल। नहीं, अरे ये ज्योतिषी थे, आसमान में देखते थे, ग्रह तारों का अभ्यास करते थे, तो इनकी ऑब्जर्वेटरी थी वेधशाला को। अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी, आप लोग अंदाजा भी तो लगा सकते हैं कि ये कौन थे। कौन थे आर्यभट्ट? आसमान में देखने वाले थे, ऑब्जर्वेशन करने वाले थे, तो इनकी ये ऑब्जर्वेटरी थी वेधशाला, जहां से वेध लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो वेधशाला आसीत, आसीत का मतलब क्या हुआ? थी। क्या थी? वेधशाला आसीत। कस्य वेधशाला आसीत? किनकी वेधशाला थी? तो आर्यभट्ट। आर्यभटस्य, हाँ, आर्यभटस्य वेधशाला आसीत। अब सवाल देखो, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पटना। नहीं, पाटलिपुत्रम निकषा। आपको संस्कृत के पेपर में उत्तर ऐसे लिखने हैं, पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। अब पाटलिपुत्र निकषा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत् इति कथम ज्ञायते? यह कैसे जाना जाता है, कैसे पता चलता है? उत्तर है ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते। By the historical sources, it is known that there was an observatory of Aryabhata near Pataliputra. समझा बच्चों सभी को? यस। अब आखिरी पंक्ति, अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अब देखो इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या शब्द है? अनेन इदम अनुमीयते। अनेन, अनेन बाय दिस, इदम अनुमीयते, इदम यानी यह, और अनुमीयते, अनुमीयते अनुमान किया जा सकता है। अनुमान करना, क्या मतलब है अनुमान का? गेस करना। वी कैन गेस बाय दिस। अब हिस्टोरिकल सोर्सेस से तो हमें पता चला कि आर्यभट्ट की जो वेधशाला है वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र के पास थी। अब इससे ये साबित होता है, इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। तस्य कर्मभूमि, उसके, उनका कार्यक्षेत्र, उनकी कर्मभूमि। व्हाट इज कर्मभूमि? जहां पर कोई भी इंसान काम करता है, महत्वपूर्ण काम करता है, वो होती है कर्मभूमि। तो उनकी कर्मभूमि क्या थी? पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम नाम का जो नगर है वहीं पर वे रहते थे, वहीं पर शायद उन्होंने अपने सारे के सारे खोज और प्रबंध किए होंगे। बच्चों समझ में आ गया ये? बताओ। यस दादा। तो अब सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आर्यभटस्य कर्मभूमि ही किम आसीत्? तो पाटलिपुत्रम। अरे और पाटलिपुत्र ही आर्यभट्ट की कर्मभूमि है, ये कैसे जाना जाता है, कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं? ऐतिहासिक स्रोतों भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक स्रोतों से, हिस्टोरिकल जो रिसोर्सेस है उनसे क्या पता चलता है कि आर्यभट्ट की वेधशाला पाटलिपुत्र के पास थी। और आर्यभट्ट की, अब चूंकि आर्यभट्ट की वेधशाला पाटलिपुत्र के पास थी, तो इससे ये पता चल सकता है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि
आर्यभट्ट जी ने अपना जो कुछ भी काम किया है वो पाटलिपुत्र के आसपास ही किया होगा। समझ गए बच्चों? वन थिंग डिपेंड्स अपॉन अनदर, अनदर थिंग प्रूव्स एन अनदर थिंग। ठीक है बच्चों, समझा? यस हाँ, अब हम अगला परिच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, यत संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो। आर्यभट्टस्य योगदानम यानी आर्यभट्ट जी का कंट्रीब्यूशन, यानी उन्होंने जो कुछ भी अपना योगदान दिया वो गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। गणित और ज्योतिष इन दोनों विषयों से संबद्ध, संबद्ध यानी रिलेटेड, वर्तते यानी है। तो उन्होंने जो कुछ भी अवदान दिया, अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन किया, वो गणित और ज्योतिष इन दोनों से संबंध रखता है। अब गणित आप लोगों को पता है, गणित यानी गणन करना, काउंटिंग करना, और ज्योतिष, ज्योतिष क्या चीज है? ज्योति, देखो बच्चों, ज्योतिषी मतलब कि नहीं 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 फ्यूचर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। इस चीज को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष क्या है, गणित क्या है? आसमान में, रात्रि के आसमान में जो ग्रह और तारे हमें दिखाई देते हैं वे ज्योति के रूप में ही तो होते हैं ना। एक हमें रोशनी दिखती है उनकी, एक रोशनी तारों की तो रोशनी होती है ना, तो रोशनी को संस्कृत में ज्योति कहते हैं, ज्योति ही। तो उन ज्योतियों का अभ्यास करने वाले, जो ज्योतियां, जो रोशनी हमें रात्रि के आसमान में दिखती है, उनका अभ्यास करना वो ज्योतिष शास्त्र कहता है। और उनके अभ्यास करने वाले जो होते हैं उनको ज्योतिषी कहते हैं। तो इस हिसाब से गैलीलियो एक ज्योतिषी थे, एरिस्टोटल ज्योतिषी थे। अब आज के जमाने में नासा, नासा पता है आप लोगों को? नेशनल एरोनॉटिक्स यस एंड दादा। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सही है ना? यही है ना उसका लॉन्ग फॉर्म, नासा। नासा ये भी ज्योतिषी है। नासा में जितने भी साइंटिस्ट है सारे के सारे ज्योतिषी है। अबे सारे के सारे ज्योतिषी क्यों हैं बताओ? दादा क्योंकि वो स्टार वगैरह के मूवमेंट्स देख के बता सकते हैं कि इधर से हमें ऐसा उन्हीं का करना अभ्यास करते हैं। पड़ेगा। जो आसमान में दादा वो हमें रात्रि को नक्षत्र। ज्योतियां दिखती है, उनका अभ्यास करते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जितने भी वैज्ञानिक है सारे के सारे ज्योतिषी है। अब ज्योतिषी का मतलब ये नहीं कि कहीं पर बैठा है कुंडलियां देख रहा है, हस्तरेखा देख रहा है, वही। हाँ, हालांकि वे भी ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि वे अगर आसमान में देखेंगे और आसमान का यदि अभ्यास करेंगे तो वे भी ज्योतिषी है। मैं भी ज्योतिषी हूं, मैं भी रात्रि को आसमान में देखता हूं, तुम भी ज्योतिषी हो। अगर तुम रात्रि में चंद्रमा को देखेंगे, रात्रि में उठकर, कि चंद्रमा यहाँ पर क्यों, चंद्रमा का उदय यहाँ पर कैसे हुआ, ये किस गति से आगे बढ़ रहा है, इसकी रोशनी इतनी ही क्यों है, आज रोशनी कम क्यों है, कल रोशनी ज्यादा क्यों थी, ये अगर सवाल आपके मन में आते हैं तो आप भी ज्योतिषी है। सच है ना? बोलो बच्चों। यस रात्रि में चंद्रमा की ज्योति हमें दिखती है, चंद्रमा का प्रकाश हमें दिखता है, ये भी ज्योति है। तो अगर आप उसका भी प्रकाश का अगर अभ्यास करते हैं तो आप ज्योतिषी है। एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी का नाम बताता हूं बच्चों, कैन यू बिलीव मी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनको आप किसके लिए जानते हो? किस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है? बोलो, बोलिए बोलिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? बोलो, नाम सुना भी है कि नहीं कभी? यस दादा। हाँ तो बताओ वो ना, दादा उनके सेल्फ के रूल के लिए फेमस था। किसके लिए?
वो सेल्फ रूल मतलब कि स्वराज के लिए फेमस थे, उन्होंने जो फाइट करी थी। स्वराज के लिए फेमस थे, फ्रीडम फाइटर थे, है ना? ये दादा। और क्या क्या थे वे, क्या क्या है उनकी हीरोइक डीड्स, क्या क्या किया उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज में? गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, और जब 1920 साल में उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी आगे आए और उन्होंने मोर्चा कमान संभाली। लेकिन गांधी जी से पहले, 1920 से पहले, लोकमान्य तिलक ही तो थे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ सख्ती से लड़ रहे थे, सब पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे, है ना? तो अब मैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्यों बता रहा हूं? अब उनका इस लेसन के साथ क्या संबंध है? क्योंकि वे भी एक ज्योतिषी थे। वो भी शायद से एक तरीके से जुस्ती है। वे एक ज्योतिषी थे, और छोटे मोटे ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उनका खुद का पंचांग था, उन्होंने खुद के नाम से एक नया पंचांग निकाला था, जिसको तिलक पंचांग कहा जाता था। इतने बड़े हमारे भारतीय ज्योतिष में जो कुछ परेशानियां आ रही थी नए काल की वजह से, उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी, और तिलक पंचांग नाम से खुद का एक पंचांग बनाया था, यानी खुद का कैलेंडर बनाया था खुद के नाम से। तो खैर, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ज्योतिषी कौन होता है, और अभी हमारा जो आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष, इन दोनों विषयों से संबंधित है। तो गणित विषय में और ज्योतिष इस विषय में आर्यभट्ट जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इस बात को मैं आप लोगों को पता नहीं कितनी तरह से समझा पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ गया होगा। खैर चलो, वैसे देखा जाए बच्चों, तो अभी 4-5 मिनटों में आप लोग आपके जो सवाल है वो मुझे पूछ लो, क्योंकि ये हम जो है हमने दूसरा पैराग्राफ पूरा कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। के मार्क्स बता सकते हो आप? और यहाँ से लेकर ये ये एक लाइन भी नहीं, वो बिल्कुल नहीं। तो इतने में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अन्यथा मैं आप लोगों को सवाल पूछूंगा। नो दादा, नो डाउट। ओके, तो अगले पार्ट में हम ये अगला वाला, ये जो पूरा है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ, इसको हम अगले में लेंगे, क्योंकि इसमें एक अलग टॉपिक सिखाया गया है, और ये अलग टॉपिक था इसका। तो आगे आगे आने वाले पीरियड में हम आगे के 2 पैराग्राफ भी पूरे करेंगे। अब हमने इस पार्ट में बस इतना एक पैराग्राफ पूरा किया है। इसमें अगर आपको कोई भी शंका हो, समस्या हो, प्रश्न हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं बच्चों, और वैसे भी प्रश्न पूछने में कोई भी आप लोगों को झिझक महसूस होनी ही नहीं चाहिए। तो खैर चलो, यहाँ दादा, पर हमें एक इस क्वेश्चन